Thank you all for this confirmation and I am very happy. मैं भी आपके साथ सुबह उठ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है. थैंक यू प्रेरणा, वेलकम पीयूष. वेलकम हिंदवी, श्रुति, रुचा. चलो तो आज के सेशन को आज स्टार्ट करते हैं और मैं ये ख्याल रखने वाला हूँ कि मॉर्निंग लेक्चर है तो हम टाइम पे शुरू करें ताकि हमारे बाद जो भी लेक्चर्स होने वाले हैं उन सभी टीचर्स को और उन बच्चों को आसानी से दूसरे लेक्चर्स करने की क्या बोलते हैं उसको इजीनेस मिल जाए. राइट, हमारा ही लेट शुरू हुआ तो हमारा लेट खत्म हो जाएगा, बाकी पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा. सो कहते हैं ना कि जो शुरुआत करते हैं उन्हें काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है ना. तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे. ओके चलो, ओके चलो. So welcome everyone once again into this energetic session. Today I am Yashwant Chauhan from Chauhan Chemistry Classes. और बच्चों, मैं आज का जो फर्स्ट लेक्चर है, कल का लेक्चर हुआ था जिसमें ओरिएंटेशन हमने लिया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं और किस तरह से करने वाले हैं और आप लोगों को क्या करना है. राइट. सो बच्चों, ये उड़ान इतनी अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की कि पिछली सब बातें भूल जाओ. क्या आया था, क्या नहीं आया था, जो मैंने पढ़ा था वो एग्जाम में आया था या नहीं आया था, ये सब चीजों को छोड़ दो. जो कुछ आपके स्कोर्स आ रहे हैं सबसे पहले उन स्कोर्स को एक्सेप्ट करो. हाँ, एक्सेप्ट करो और उसी के बाद आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी. बिकॉज हम बहुत सारी चीजों को जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम पेन में रहते हैं हमेशा. राइट, हम उस पेन को फील करते रहते हैं एंड वी एंजॉय दैट पेन ऑलवेज. डोंट एंजॉय द पेन, एंजॉय विक्ट्री. और विक्ट्री के लिए पहले वो फेल्यूर को एक्सेप्ट करना पड़ता है. जो लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी उड़ान शुरू हो जाती है वहीं से. राइट. तो एक्सेप्ट, एडप्ट एंड ओवरकम, क्या जबरदस्त कहा है रुचा ने. राइट. तो वैसे ही सेम आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना है कि दिस इज माई स्कोर, ये मेरी स्टडी से आया हुआ है, मेरी कुछ गलतियां हो गई इसलिए मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाई, जो कुछ है. तो आप लोगों को मेरे जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ज्यादा काम आएंगे. टीचिंग के साथ साथ आई एम नॉट ओनली टीचर, आई एम अ मेंटोर. बिकॉज मैं इस पूरे जर्नी में आप लोगों को कौन कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं. और जिन लोगों ने अभी तक मेरी सुनी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत महान हूं, लेकिन जिन लोगों ने मेरा सुना है उन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है. बिकॉज बच्चों, ये भले ही 11th 12th रिपीटर आपके लिए एक साल के लिए होता है, हमारे लिए हर साल होता है बच्चों. राइट. हम इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने अभी तक देखा है कि अप एंड डाउन्स कैसे होते हैं. ड्यूरिंग प्रिपरेशन अप एंड डाउन्स क्या होते हैं ये हम लोगों को पता है. ड्यूरिंग प्रिपरेशन बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं, ग्रोथ कैसी होती है, ये सब फैक्टर्स हमें पता है. इसीलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 हम जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे 101% वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं. नई नोटबुक बनाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. आई एम स्टार्टिंग द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टुडे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों. और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहे हैं बच्चों. बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरली कुछ लोगों को ऑर्गेनिक से डर लगता है, मेरे बच्चों को कभी डर नहीं लगता. और आप सभी हियर ऑनवर्ड्स यू आर माय स्टूडेंट्स. और
मेरा टीचिंग पैशन है, किसी को सक्सेसफुल बनाना ये मेरा पैशन है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर हु आर यू, तो मैं हमेशा बताता हूं कि आई एम अ टीचर एंड आई एम अ मेंटोर। मुझे लोगों को खुश देखने में ज्यादा खुशी मिलती है, मुझे लोगों को सक्सेसफुल करने में हेल्प करने के लिए ज्यादा खुशी मिलती है। तो इसी वजह से मैं ये कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ का हमेशा रखता हूं कि सुबह उठने के बाद मैं ये सोचता हूं कि आज दिन भर में स्टूडेंट्स को क्या अच्छा देना है, राइट। सो टुडेज सेशन विल स्टार्ट विद दिस बूस्टिंग एनर्जी टुडे, ओके। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जितना भी पार्ट बच्चों लेक्चर में होगा वो पार्ट उसी दिन आपको रिवाइज करना है, बोले तो करना है उसी दिन, सेम डे को रिवाइज करना है। और जल्द ही 1 अक्टूबर से लेकर तो 3 अक्टूबर तक हम एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, यानी अभी से एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। नीचे एक स्ट्रिप आपको दिख रही है, उस स्ट्रिप पे काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो इंफॉर्मेशन ये है कि 1 अक्टूबर से पहले अगर एडमिशन लेते हो तो कहते हैं ना अर्ली बर्ड बेनिफिट, राइट। अर्ली बर्ड बेनिफिट यानी जो जल्दी आते हैं, जो ज्यादा सतर्क लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ये डिस्काउंट हम लोगों ने रखा है। तो 23 जो फीस आपको बताया गया था, आपके पहले स्कोर्स आने दो, स्कोर कार्ड आने के बाद फाइनल फीस हम डिसाइड करेंगे, लेकिन बिफोर दैट 23 में से 2000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द आज कल आप एडमिशन कंफर्म कर लो और इस जर्नी को स्टार्ट कर दो। क्या होता है पता है, एडमिशन एक बार आपकी कंफर्म हो गई ना, तो आपका माइंड आपको बता देता है कि अब हो गया तेरा, अब शुरू कर स्टडी, राइट। नहीं तो जब तक हम एडमिशन नहीं लेते तब तक हम डायलेमा में होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं कि करे या ना करे, करे या ना करे, राइट। तो अगर आपको पसंद आता है तो ही एडमिशन लो। तो आज के लेक्चर में बच्चों बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका डर क्यों लगता है हमें, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसी के अंदर छुपा हुआ है। इसे मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला बच्चों नॉमेनक्लेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉमेनक्लेचर। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगने का एक रीजन है कि उन्हें कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर नहीं आते, या नॉमेनक्लेचर में वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी वजह से वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद नहीं रख पाते, बिकॉज मॉलिक्यूल ही नहीं है, मॉलिक्यूल का नाम नहीं आता तो आगे रिएक्शंस क्या करेंगे, राइट। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं बच्चों कि न भूतो न भविष्यति, जिसको बोलते हैं ना कि प्रीवियस पास्ट में भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा आपने और फ्यूचर में भी नहीं पढ़ेंगे। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स, हाँ फिंगर टिप्स बोलते हैं ना, इन टिप्स पे आपके रिएक्शंस रहेंगे, ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। आई प्रॉमिस यू आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इस चीज का एहसास होगा। नॉमेनक्लेचर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आइसोमेरिज्म, जिससे आप डरते हैं। क्या आपको ऐसे लगता है कि आइसोमेरिज्म में कुछ पार्ट ऐसा है कि मुझे आता ही नहीं, या आइसोमर्स निकालना ही मुझे नहीं आता? तो ऐसे लोगों के लिए बच्चों दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू आइसोमेरिज्म विथ मी, राइट, ओके। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है GOC, और इसे मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी है GOC। क्या है बच्चों? जिंदगी है GOC। आप लोगों को एक काम करना है, आपके नोटबुक में जो कोई नया नोटबुक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बना रहे हो, उस नोटबुक में फर्स्ट 5 पेजेस ब्लैंक छोड़ देने हैं। आप जो कुछ लिख रहे हैं, चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, वो 5 पेजेस के बाद 6ठे पेज से स्टार्ट करो। 6ठे पेज से स्टार्ट करो। ये न्यू स्ट्रेटेजी है इस साल से। क्यों? बिकॉज पहले 5 पन्नों में आप जो कुछ लिखेंगे वो उस पूरी नोटबुक का एक्सट्रैक्ट होगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें बार बार एग्जाम में आती है, जिन इंपॉर्टेंट चीजों को मैं हमेशा आपको बताने वाला हूं कि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, जिन कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने शॉर्टकट्स बनाए हैं, वो सभी शॉर्टकट्स बार बार आने वाले क्वेश्चंस, बार बार आने वाले रिपीट होने वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं एग्जाम में, वो आपको इन फर्स्ट 5 पेजेस में लिखने हैं। हाँ, मैं इन्हें क्या कहता हूं? इमरजेंसी पेजेस कहता हूं, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर कहता हूं। क्यों? बिकॉज आपको जब जब कोई क्वेश्चन नहीं आता, या जब जब आप MCQ सॉल्व करते, तब तब आपको अगर नहीं सूझता है और याद आता है कि ये मेरी नोटबुक में कहीं तो प्रेजेंट है, लेकिन नोटबुक में, पूरी नोटबुक में ढूंढने से अच्छा है इन 5 पन्नों में ढूंढो।
बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी और वही चीज आपको इन 5 पन्नों में मिलेगी। यानी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना आपके घर में, तो फायर एक्सटिंग्विशर हम कहां रखते हैं? अलमारी में रखते हैं क्या, बंद करके पूरा लॉकअप करके? नहीं ना, कहां पर होते हैं? इजीली अवेलेबल जगह जो होती है, दीवार पे वगैरह ऐसे लटकाते हैं, राइट? क्यों? बिकॉज आग लगने के बाद वो काम आता है ना तुरंत। अलमारी में रखेंगे तो वो निकालने तक तो पूरा जल जाएगा, राइट बच्चों? तो वैसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ढूंढने के लिए कहां पर ढूंढेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को? जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जो आपको नहीं आता, बाकी लोगों को आता है, आपको आने के लिए आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो इसलिए उन इंपॉर्टेंट चीजों को ये 5 पन्नों में लिखेंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस ऑफ योर नोटबुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस। तो ये करना है आज से आगे, और आज के बाद नो नेगेटिव वर्ड। मुझे नहीं आता ऐसे नहीं बोलना है, मुझे करना है, मुझे ये कैसे आता है ये देखना है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ब्रिंग योर रिजल्ट। हाँ, आप अगर बोलेंगे कि मेरा रिजल्ट आने वाला नहीं है, मैं लाने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप। ओनरशिप यानी किसी चीज को करने के लिए खुद से शुरुआत करना, राइट? तो उस चीज के लिए प्रयास करेंगे। GOC को हम कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जितने भी इंटरमीडिएट्स आते हैं, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बेंजाइन, कार्बिन, हाँ ये सब, नाइट्रीन, ये सब इंपॉर्टेंट रिएजेंट या इंटरमीडिएट्स है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी के फैक्टर्स क्या होते हैं, कार्ब एनायन कैसे स्टेबल होता है, उसके स्टेबिलिटी के फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन से फैक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, यानी 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपको एक साथ अगर यूज करने हैं तो उनमें से ज्यादा प्रेफरेंशियल कौन सा है, वो सब चीजें हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। एंड दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पार्ट अगर आपका हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैकेनिज्म्स में कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, इंटरमीडिएट्स आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी, और ये पार्ट आपको बहुत अच्छे स्कोर्स दिला सकता है फाइनल एग्जाम में। सो ये इंपॉर्टेंस है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इंपॉर्टेंस आपको पता है, लेकिन करना कैसे है वो पता है नहीं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो लेट अस स्टार्ट विथ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको फंक्शनल ग्रुप्स पता है, आपको फंक्शनल ग्रुप्स पता है। इन फंक्शनल ग्रुप्स के पहले बच्चों, कार्बन केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कार्बन, राइट? कार्बन क्या है, कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करें, यहां से शुरुआत करते हैं। भले ही कुछ लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लगे, कुछ लोगों को ऐसा लगे कि सर ज्यादा बेसिक पढ़ा रहे, तो पढ़ो। इस चीज की वजह से अगर आपका रिजल्ट आ सकता है तो उस चीज को बार बार पढ़ो। जनरली रिपीटर्स में गलती क्या होती है बच्चों की, मैं आपको बताता हूं, और उस गलती को आपको कभी नहीं करना है। जनरली आपको ऐसे लगता है बच्चों कि ये इजी चैप्टर है, ये तो मेरा अच्छा है, ये मुझे आ ही जाता है, हमेशा इसमें मार्क्स मिलते हैं, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में हम उस चैप्टर को निगलेक्ट करने लगते हैं, उस चैप्टर की पढ़ाई नहीं करते। और कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो बहुत इजी होता है लेकिन आपको उस टाइम रिकॉल नहीं होता, बिकॉज आपने उस चैप्टर को बार बार रिवाइज नहीं किया। सो अवॉइड दिस मिस्टेक, दिस इज बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ रिपीटर्स बच्चों। तो याद रखो, अगर कोई चीज कितनी भी आसान हो तो उसको वापस एक बार रिवीजन के लिए पढ़ो, कोई बात नहीं है, रिवीजन होगी इसलिए पढ़ो। और वो चीज आपको अच्छे से आती है, आपको पता है ना, आपका कोई अच्छा गुण है तो आपके पेरेंट्स, माताजी पिताजी जो कुछ है, तो वो बोलते हैं हमेशा, आपके अच्छे गुणों की तारीफ करते हैं। अच्छे गुणों की तारीफ करते तो आपको बुरा लगता है क्या? आपको तो पता है ना वो तो है मुझ में, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ना। उन्होंने अगर किसी को, आंटी को, इसको, आजू बाजू वाले लोगों को अगर बता रहे कि हमारा बेटा हमारी बेटी ऐसा अच्छा कोई काम करते हैं, खाना बनाते हैं या पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आपको तारीफ सुनना अच्छा लगता है ना। तो ये अच्छे चैप्टर्स की तारीफ है। अगर उनको आप बार बार करते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स को बार बार करते हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान है, राइट? तो आगे जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स के पहले बच्चों, कार्बन
कार्बन, बेटा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वैलेंस शेल जो होता है ये आउटर मोस्ट शेल है उसका, 2s और 2p आते हैं सेकंड शेल में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके हो गए 4। तो बच्चों बॉक्स डायग्राम से अगर इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो बॉक्स डायग्राम से ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। बच्चों यहां पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही क्यों लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, आप लोगों को पता है कि एक प्लस हाफ स्पिन का होता है, दूसरा माइनस हाफ स्पिन का होता है। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां पर जो 2p ऑर्बिटल है वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं बच्चों, और इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों भरते हैं? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आवाज नहीं आता है? हाँ आवाज तर क्लियर है बेटा? हाँ, एंड सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मेरे साथ ही रनिंग नोट्स निकालने हैं। जैसे आप क्लासरूम में सब चीजें करते थे वैसे ही सेम करना है। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि ये लेक्चर होने के बाद मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखूंगा फिर नोट्स निकालूंगा। बूढ़े हो जाएंगे फिर भी केमिस्ट्री नहीं होगा, फिर भी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, नीट आ जाएगा 7 महीनों में, तो आपको किसी भी चीज को करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। लाइव लेक्चर में आप जितना भी करोगे, मेरी स्पीड में मॉडरेट रखने वाला हूं, ना कम ना ज्यादा, राइट? तो आप मेरे साथ साथ शॉर्ट नोट्स निकालते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको मार्क करने के लिए बोल दूंगा, वो आपको फर्स्ट पेज पे लिख लेना है। ओके, सो 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। 2p ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें हंस रूल से भरा जाता है। हंस रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। 2p इज व्हाट? ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होते हैं कि पहले उस ऑर्बिटल को वो हाफ फिल्ड करते हैं और उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होने का रीजन है बच्चों कि उस ऑर्बिटल में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतनी उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रहेगी, और एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी उन इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसी वजह से ऐसा होता है। लेकिन कार्बन में बच्चों यहां पर अगर आप इसका नया कंपाउंड फॉर्म करना शुरू कर देंगे, यानी कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी 2s से 2p में, और उसे जिसे आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल कहते हैं वो चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है बच्चों। और यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन्स 2s, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो कहां पर गया? जंप करके अगले ऑर्बिटल में चला गया। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक और यहां पर एक। अब ये जब बॉन्ड फॉर्म करेगा, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है बच्चों, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे 4 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा वो। हाँ, अगर ये प्लस हाफ का है तो उसको पेयर करने वाला माइनस हाफ हो जाएगा, बिकॉज एक ऑर्बिटल के एक बॉक्स डायग्राम के अंदर आप कभी भी सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते, राइट बच्चों? हाँ, साउंड क्लियर है क्या? एक बार कंफर्मेशन दे दो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि साउंड प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टूडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है साउंड का। आप एक बार वॉल्यूम, हाँ, आपके फोन का वॉल्यूम क्लियर करो या फोन के वॉल्यूम्स क्लियर करो। ओके, यस, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि वॉइस इज क्लियर, तो आप हेडफोन्स यूज करो बेटा। अगर किसी के फोन में होता है कभी कभी कि फोन का वॉल्यूम कम होता है, तो आप हेडफोन्स यूज करो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो आप जब मीटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो वहां पर कॉल ओवर इंटरनेट ऐसा आता है, राइट?
कॉल ओवर इंटरनेट, तो उसकी वजह से कभी कभी आवाज नहीं आती, तो कॉल ओवर इंटरनेट को क्लिक करते जाओ। जब आप मीटिंग में एंटर होते हैं, जूम मीटिंग में, तो कॉल ओवर इंटरनेट उसको ऑन करो। यस, नोट्स हमारे साथ ही निकालने हैं बच्चों, राइट। सर चैट्स को पब्लिक कर दो यहां से। बाद में चेंज कर सकते हैं इसको। चलो, किसी की गुजारिश थी कि सर चॅट्स को पब्लिक कर दो, ठीक आहे, बाकी लोगों के भी चॅट्स देखणे होते है ना, म्हणजे आपल्याला आयुष्यामध्ये ना आपल्यापेक्षा बाकीचे काय करतात ह्याच्यात जास्त इंटरेस्ट असतो नाही, म्हणजे ज्यांनी विचारलं त्याच्यासाठी नाही म्हणत आहे, पण हे जनरल आहे, हे जनरल आहे की आपल्याला ना इज इट सोप्पा, बाजूच्याच जास्त कुठलीही गोष्ट आवडत असते, इज इट सोप्पा, तर हां तसं नाही ठेवायचं बेटा, आपलं बघायचं। हां, अच्छा, कोण काय विचारतं ते कळतंय, ठीक आहे, तुम्हाला काय विचारायचं ते जास्त महत्त्वाचं आहे। ओके, सो नाउ यू कैन चैट पब्लिकली। ओके, हाँ, यू कैन चैट पब्लिकली। चलो, तो आगे जाते हैं बच्चों। हाँ, और मैं अगर ऐसी कोई चीज़ बोलता हूँ तो उसको है ना पर्सनली नहीं लेना है, हाँ, पब्लिकली लेना है। क्या लेना है? पब्लिकली, यानी है ना कोई 50 लोग खड़े हैं और 50 लोगों को कोई ऐसे बातें सुना रहा है, तो किसी को बुरा लगता है क्या? नहीं, हर किसी को लगता है कि ये दूसरों को सुना रहा है, मुझे नहीं। इज इट सो? तो ऐसे समझ लेना है, ऐसे समझ लेना है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है, राइट। हाँ, एक ट्यूब बंद करूँ। ओके, हाँ, एनसीईआरटी का बुक मेरे साथ साथ रीड करो, राइट। मेरे साथ साथ एनसीईआरटी का बुक रीड करेंगे आप लोग। तो कभी कभी क्या होता है, ओके, हाँ, तो थोड़ा सा आपके उधर रेंज का अगर प्रॉब्लम होगा ना, तो कभी कभी वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं दिखती है, लेकिन अपने आप बाद में क्लियर हो जाता है। बेटा थोड़ी देर वेट करो, जिंदगी में ना पेशेंस रखना सीखो। पेशेंस रखेंगे तो किसी चीज को क्या बोलना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बाद में ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। ओके ओके अविनाश, हाँ, स्टे ट्यून विथ C3, जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा बेटा। ओके, चलो आगे जाते हैं। तो यहां पर 2s 2p इलेक्ट्रॉन है, 2p का इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, 2p का इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो रहा है, तो 1s 2s के एक इलेक्ट्रॉन, 2p के इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, राइट बच्चों। तो ये एक और ये बाकी 3 इलेक्ट्रॉन, यानी ये येलो कलर के इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे, 4 हाइड्रोजन्स आ गए और हाइड्रोजन ने उनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो क्या हो गया बेटा, ये कार्बन है, 4 हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ गए सिंगल बॉन्ड से, तो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए, 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए। मैं डायरेक्ट इसको ऐसा लिख रहा हूं बिकॉज मुझे पता नहीं है कि इनका स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा है, बस मुझे पता है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब इसमें बच्चों एक चीज गौर कीजिए, मैं आपको रीजन बता रहा हूं, व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और ये बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं, राइट। केमिकल बॉन्डिंग में तो अक्सर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, लेकिन कार्बन के 2s ऑर्बिटल ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल, कार्बन का एक ऑर्बिटल 2s इस हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो रहा है। मैं इस बॉन्ड को कंसिडर करता हूं, ये पहला बॉन्ड है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन 1 है बच्चों, हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 एंड हाइड्रोजन 4। बेटा ये 2p ऑर्बिटल है, कार्बन का 2p, उसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यानी कार्बन का 2p और हाइड्रोजन का 1s, कार्बन का 2p हाइड्रोजन का 1s, कार्बन का 2p हाइड्रोजन का 1s। आप मुझे बताओ कि ये सिंगल बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से बना है, 2s 1s, यस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। और
ये जो 3 बॉन्ड बाकी बने हैं ये 2p 1s 2p 1s 2p 1s ऐसे ओवरलैपिंग से बने हैं। इसका मतलब है बच्चों कि इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी कार्बन और H1 की स्टेबिलिटी अलग है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी, बिकॉज दोनों भी s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है। यहां पर 2p और 1s का कॉम्बिनेशन हो रहा है और आपको पता है कि 2p ऑर्बिटल डम्बेल होता है और 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। दो स्फेरिकल ऑर्बिटल 2s 1s जब एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा 1s 2s, राइट। लेकिन 2p और 1s कंबाइन होंगे तो 2p का ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बेल, और जब वो s ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की तो ये ओवरलैपिंग थोड़ा सा पुअर रहेगा देन s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, बिकॉज s ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करते हैं। इसका मतलब कि CH4 जो मॉलिक्यूल यहां पर मैंने लिखा है डायरेक्ट ओवरलैपिंग की वजह से जो फॉर्म हो रहा है उसमें एक बॉन्ड की स्टेबिलिटी अलग और बाकी बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी अलग हो रही है बच्चों। तो ऐसा कभी किसी मॉलिक्यूल में आपने देखा है क्या कि सेम बॉन्ड्स है लेकिन उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग है? कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। कमेंट्स करते रहो हाँ या ना, हाँ ज्यादा टाइप नहीं करना है लेकिन हाँ या ना बोल देना है, राइट। हाँ तो इन बॉन्ड्स में किसी की भी स्टेबिलिटी अलग नहीं रहती है, सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी एक ही होती है, सेम होती है। तो बच्चों ऐसा क्यों? बिकॉज ओवरलैपिंग तो ऐसे हो रहा है लेकिन बॉन्ड तो सभी सेम स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी अलग और इनकी स्टेबिलिटी अलग नहीं है बच्चों, समझ गए? इसकी स्टेबिलिटी अलग और इन तीनों की स्टेबिलिटी अलग है क्या? नहीं। तो फिर जन्म लिया हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट ने। हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर स्टेबिलिटी अलग अलग नहीं है, कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही होने वाला है, देन हो क्या रहा है जिसकी वजह से इन सब की स्टेबिलिटी सेम आने वाली है। तो साइंटिस्ट ने सोचा, हाँ बड़ा अच्छा सोचते हैं साइंटिस्ट लोग बड़ा अच्छा सोचते हैं। उन्होंने सोचा कि भाई जरूर अगर सबकी स्टेबिलिटी सेम है इसका मतलब सभी बॉन्ड्स का ओवरलैपिंग सेम है, यानी इन सभी में ओवरलैपिंग सेम होने का रीजन एक हो सकता है कि इनमें आप 2s और 2p ऑर्बिटल को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये 4 ऑर्बिटल्स 2s एंड 2p मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद वो खुद का एक अलग शेप बना लेते हैं एंड दिस इज the box diagram for combined 2s and 2p ऑर्बिटल, जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले और 4 हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन आने से पहले ही, हाइड्रोजन कंबाइन होने से पहले ही कार्बन का 2s और 2p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। इट इज मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग यानी फिर से बनना, वापस नए से बन जाना। तो 2s और 2p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के बाद ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। मिक्स हो गए और नए से बन गए। हाइब्रिड का मतलब जानते हैं आप सभी लोग, एक स्पेसिस दूसरे स्पेसिस के साथ जब क्रॉस करते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड, यानी दो डिफरेंट चीजों के मिक्सचर से जो बनता है उसे कहा जाता है बच्चों हाइब्रिड, है कि नहीं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है 4। पहले s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है और p ऑर्बिटल का डम्बेल है, तो दोनों अलग अलग थे। लेकिन जब हाइब्रिड हो जाएगा बच्चों, तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो या शेप जो है ऑर्बिटल का शेप सेम हो जाएगा और 4 ऑर्बिटल्स सेम शेप के 4 ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। सेम शेप के 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। पहले s ऑर्बिटल स्फेरिकल, p ऑर्बिटल डम्बेल यानी अलग अलग ऑर्बिटल्स थे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद उन सभी ऑर्बिटल का शेप सेम हो गया। अगर 4 डिफरेंट ऑर्बिटल का शेप सेम हो जाता है तो उन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। इस छोटे लोब में नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। इसका मतलब है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पे जम जाती है, एक जगह पे आ जाती है।
और इसी वजह से इन सब की एनर्जी सेम हो जाती है, एनर्जी सेम हो जाती है। और ये चार ऑर्बिटल स्पेस में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, स्पेस में खुद को ऐसा अरेंज करते हैं कि उस शेप में मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी इसलिए कि जितनी एनर्जी बढ़ती है उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जितना रिपल्शन बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो ये चार ऑर्बिटल बच्चों याद रखो, ये जो चार ऑर्बिटल है इन्हें आप कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको निकाल देते हैं, हाँ इसे निकाल देंगे, छोटा कर देंगे, इसे ऊपर ले लेंगे। यही तो है स्मार्ट बोर्ड यूज करने की खासियत, को किसी को भी कहीं पर भी हटा सकते हैं, राइट। सो नाउ बच्चों कीप इन माइंड, ये जो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये खुद को ऐसा अरेंज कर देते हैं कि उनमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम रिपल्शन आ जाए, एंड दैट शेप बिकम्स टेट्राहेड्रल। और ये कार्बन के जो चार ऑर्बिटल है ये टेट्राहेड्रल शेप में खुद को अरेंज कर देते हैं, और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है, किसी का भी कौन से भी ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल लेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट्स या approximately equal to 109.5 degrees, because 28 minutes is very close to 30 minutes, right बच्चों। 30 minutes यानी हाफ डिग्री होता है, 0.5 डिग्रीज। तो इसको आप 109 डिग्री 28 मिनट्स कहो या 109.5 डिग्रीज कहो। हर एक ऑर्बिटल का जो बॉन्ड एंगल होता है दूसरे के साथ वो सेम होता है, और इसी वजह से पूरा स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिकल बन जाता है। और सिमेट्री की बहुत ज्यादा अहमियत है यूनिवर्स में, नेचर में। जहां कहीं पर कोई भी स्टेबल चीज आप देखते हैं तो मोस्ट सिमेट्रिक होता है, मोस्ट सिमेट्रिक होता है। और जो अनसिमेट्रिकल चीजें हैं लेकिन फिर भी स्टेबल है उन्हें हम वंडर कहते हैं। क्यों? बिकॉज वो अनसिमेट्रिकल होने के बावजूद भी स्टेबल है, यानी कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। थोड़ी बहुत है ना, वो आपने जितने भी 7 वंडर्स वगैरह देखते हैं इसमें कुछ तो खूबी है, राइट, अलग कुछ तो है, स्टेबिलिटी है। वैसे ही ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूल्स में जहां पर सिमेट्री ज्यादा होती है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा, जहां डिसिमेट्रिक बनते हैं वहां पर स्टेबिलिटी कम होती है, वो ज्यादा रिएक्टिव बन जाते हैं, कीप इन माइंड। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, राइट। इसको हम निकाल देते हैं। हाँ, मुझे ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है ना अभी। तो ये जो चार ऑर्बिटल है ये कार्बन के ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। 1 2 3 4। ये स्पेस में ऐसे दिख रहा है बच्चों, स्पेस में ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये दिखता कैसे है इसे देखो। दिस इज द टेट्राहेड्रॉन। आर यू गेटिंग दिस? इज इट सोपा? आर यू गेटिंग दिस? इज इट सोपा बच्चों? तो ये टेट्राहेड्रॉन ऐसा है, लेकिन जब मैं 2 डायमेंशन में बोर्ड पे इसको लिख रहा हूं ना, तो बोर्ड पे ये एक बॉन्ड ऐसा दोनों के बीच में थोड़ा क्रॉस दिखता है। आप देखिए ना, 1 2 3 1 2 3, और ये जो है ऐसा क्रॉस दिखेगा, या जो पीछे के साइड में ये ऐसा छोटा सा दिखेगा आपको, और इसी वजह से 2D में जब लिखते हैं तो ऐसा दिखता है। आर यू गेटिंग दिस? इज इट सोपा? सारे सोपा है क्या? एंड दिस इज द मॉलिक्यूल, यू कैन observe this molecule, this is SOPA, right? And this is the shape। पहले मैंने शेप लिखा था क्या? नहीं, मुझे सिर्फ इतना समझ में आया था कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है और बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ज्योमेट्री के बारे में कुछ मिला था क्या वहां पर? नहीं। हाइब्रिडाइजेशन ने हमें बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, ऐसा शेप बनाते हैं, ऐसा शेप बनाते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ चल रहा है। हाइब्रिड क्यों बन रहा है? स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में अलग अलग बॉन्ड्स, सेम बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी अलग अलग नहीं रहती। तो फिर सेम बॉन्ड की स्टेबिलिटी सेम होने का रीजन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज द रीजन बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वो स्टेबल होते हैं। ये ओवरलैप हो जाता है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। और इसी वजह से
जो मीथेन होता है बच्चों, उसका शेप टेट्राहेड्रल और हर एक हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज ही होता है और हर बॉन्ड की स्टेबिलिटी सेम होती है बिकॉज वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? इज इट सोपा? जल्दी बोलो, समझ में आया आपको ये? हाँ, ये है मैजिक। केमिस्ट्री को सीखना है तो बेसिक से सीखो बेटा। हर वो चीज का रीजन ढूंढो जिसकी वजह से आप बोल रहे हो कि सर ये स्टेबल है, हाँ सर ये ऐसा है, सर ये रिएक्टिव है, क्यों है ये पूछो। आस्क यूरसेल्फ, ऑलवेज ऑलवेज आस्क यूरसेल्फ दिस क्वेश्चन इन योर लाइफ, यू विल बिकम ह्यूज ह्यूज एंड ह्यूज। आप लोगों को जब जब ये क्वेश्चन आप पूछेंगे और उसका जवाब आपके पास होगा तो आप कभी भी नहीं हार सकते। हमने लास्ट ईयर क्या किया, सबने बोल दिया स्टेबल तो हमने भी बोल दिया स्टेबल, सबने बोल दिया ये रिएक्टिव, हमने भी बोल दिया रिएक्टिव। अरे भाई क्यों है, व्हाई? ये पूछा ही नहीं, स्टेबल है तो क्यों है? स्टेबिलिटी के कुछ फैक्टर्स होंगे ना, कुछ डिसाइड किया होगा। जैसे आईयूपीएससी ने बताया कि भाई ये ऐसा है तो सेकंड पोजीशन पे आए तो उसको 2 नंबर दो, 3 नंबर दो, 4 दो, अल्काइल कहो, है ना, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, है ना, राइट। तो इसी वजह से ये ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद ये रिकास्ट करते हैं, फिर से बन जाते हैं, राइट। यस, हाउ आर दे मिक्स्ड ऑर्बिटल्स? सिमेट्री हुआ तो मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव। वापस एक बार, सिमेट्री जहां पर है वो ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पर देखो सिमेट्री है क्या? हाँ, इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है क्या भाई, जो आपको दिख रहा है यहां पर? यस, इट इज सिमेट्रिकल। बाहर से तो है, अंदर से लीवर स्टमक इधर उधर होगा, लेकिन है ना, हाँ, बाहर से तो सिमेट्रिकल है। कोई भी सिमेट्रिकल चीज स्टेबल होती है, राइट। तो इस तरह से अब अनस्टेबल होगी तो उसका कुछ रीजन होगा, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, ऐसा कुछ तो आएगा, राइट बच्चों। तो ये मिक्स कैसे होते हैं? इस एटम के अंदर ही वो खुद को ऐसे शेप में ढालते हैं, मिक्स होके, 4 ऑर्बिटल अलग से बन के वापस नहीं बनते, इसी के अंदर वो मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने की वजह से वो खुद का शेप ऐसे बना देते हैं। एंड दिस इज द कार्बन। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है बच्चों? कौन से ऑर्बिटल का होता है? उस एटम के अंदर जितनी भी ऑर्बिटल है सभी का हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या? अरे उस एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिटल है उन सबका हाइब्रिडाइजेशन होता है कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स का ही हाइब्रिडाइजेशन होता है? यस, सभी का होता है? नहीं, ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स, ओनली वैलेंस ऑर्बिटल। बेटा जो वैलेंस शेल में होते हैं उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेकेंड थिंग, जो एनर्जी में सिमिलर होते हैं, ज्यादा डिफरेंस एनर्जी में, 1s और 2s कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाता, 1s 2s के साथ कभी कंबाइन नहीं होता। द ऑर्बिटल्स हैविंग मैक्सिमम सिमेट्री, और ऐसे बोल सकते हैं कि दे आर हैविंग नियरली इक्वल एनर्जीज, दोज अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। कीप इन माइंड, सो दिस इज अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बच्चों याद रखो कि जब जब कार्बन किसी के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है आपको तो मैं एक नई चीज करने वाला हूं, राइट, आपके बैच के लिए स्पेसिफिकली। आपको रनिंग नोट्स निकालने में किसी को अगर दिक्कत है, बहुत सारे बच्चों को आदत नहीं होती, लेकिन आदत डालो। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्लास में जो हमें समझती है ना, क्लासरूम होने के बाद वो हमें याद नहीं आती, या 2-4-5 महीनों बाद वो याद नहीं आती, तो उन चीजों को नोट डाउन करना सीखो, ये आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो ये जो लेक्चर होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरी हैंडराइटिंग में। यस, दैट इज गिफ्ट फॉर यू। जो जितना भी ये है ना, ये सब कुछ बोर्ड पे चलेगा ना, ये स्मार्ट बोर्ड पे, वो सब कुछ आपके मोबाइल में होगा, राइट। ये लेक्चर होते बराबर मैं आपको वो पीडीएफ भेज दूंगा, राइट। तो बच्चों, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, उस हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स कितने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके रीजन बाद में ढूंढेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, केमिकल बॉन्डिंग में ढूंढेंगे। लेकिन तब तक याद रखो बच्चों, कार्बन व्हेनेवर
it is having only single bonds, only single bonds. Carbon is having at least one double bond. एक डबल बॉन्ड होगा तो बाकी दो सिंगल होने ही वाले उसके साथ, लेकिन एटलीस्ट, मैं क्या बोल रहा हूं ठीक से सुनो, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, एंड कार्बन हैविंग at least one triple bond, or carbon having two cumulative double bonds. क्या है बच्चों? कार्बन हैविंग टू क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, यानी आगे और पीछे दो डबल बॉन्ड्स है, दो डबल बॉन्ड्स है, तो इसकी वजह से टू क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। तो बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन, वेन एवर कार्बन इज हैविंग ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड्स, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp3, एक s ऑर्बिटल तीन p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होके जो बनाता है उसे कहते हैं sp3। एक कार्बन whenever it is having at least one double bond, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp2। और बच्चों अगर किसी कार्बन को या तो एक ट्रिपल बॉन्ड या तो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं दो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp। याद रखो, इसको भूलना नहीं है। लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन आया था, हाँ, एक मॉलिक्यूल दिया था जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड था, 4 कार्बन थे, लेफ्ट टू राइट हाइब्रिडाइजेशन पूछे थे आपको। कुछ लोगों ने वो भी गलत कर दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको कुछ नहीं आता, लेकिन भाई इतना सिंपल कॉन्सेप्ट और उसमें अगर मार्क लूज हो रहे हैं ना आपके, तो आपको काम करने की जरूरत है, राइट। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा किसी भी चैप्टर को बेसिक से जाओ। बेसिक से जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इट इज वेरी सोपा, प्रचंड सोपा। हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 होता है तो कार्बन का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होता है। शेप इज टेट्राहेड्रल। हाँ, मैं यहां पर नीचे ही लिखता हूं, राइट। हाँ, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल जब होता है कार्बन तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल, शेप और ज्योमेट्री, राइट। बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स और 109.5 डिग्रीज। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है बच्चों तो डरना नहीं है, बिल्कुल एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 109.5 डिग्री क्यूमुलेटिव में डबल बॉन्ड होने से sp क्यों? बिकॉज मुस्कान सुनो बेटा, क्यूमुलेटिव जब होता है ना तो वो स्पेस में ऐसा ओवरलैप होता है, राइट। तो वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर ज्योमेट्री ही बना सकता है, और लीनियर ज्योमेट्री सिर्फ एक ही हाइब्रिडाइजेशन में आएगी sp में, एंड दैट इज व्हाई क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स आर ऑलवेज हैव sp हाइब्रिडाइजेशन एंड लीनियर ज्योमेट्री। कीप इन माइंड। तो sp2 जब होता है बच्चों तो ये डबल बॉन्ड एक साइड में ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा होता है। तो इसके जो 3 बॉन्ड्स हैं, इधर, इधर और इधर, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट बॉन्ड एंगल इज बच्चों 120 डिग्रीज एंड द शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसा है? इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। समझे क्या रे? मैं जो भी बता रहा हूं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? और अच्छा लग रहा है क्या वो भी बोलो। हाँ, अच्छा लगा। इधर सोपा। और जब वो sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है बच्चों, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड में हो या क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड में हो, ट्रिपल बॉन्ड यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड समथिंग, तो कार्बन डबल बॉन्ड आगे डबल बॉन्ड पीछे, तो
इसका जो बॉन्ड एंगल है और इसका जो बॉन्ड एंगल है, दोनों के बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज एंड द शेप इज लीनियर। अच्छा लगा, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, मुझे पता है, मैं आगे लिखता हूं, दिस इज लीनियर। बच्चों समझ रहे हैं क्या? वाह। तो सुबह उठने का बेनिफिट पता चला क्या? है ना, जल्दी घुसता है दिमाग में, जल्दी जाता है अंदर। और सबसे पहला लेक्चर वो भी इतने एनर्जेटिक पर्सन से सीख रहे हैं, यशवंत चौहान। अरे मजाक कर लेता हूं। तो भाई सुनो, सुबह उठने के बाद यही है, यही चीज है कि बहुत जल्दी ग्रास्प हो जाता है, इसीलिए पहला लेक्चर मैं लेता हूं। राइट, हाँ, मजा आती है, क्या बात है, इसी को तो कहते हैं स्ट्रेंथ। हाँ, C3 के टीचर्स और C3 के बच्चे, ये हाँ, तो समझ में आया, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया। और इसके बाद तुरंत एक पार्ट हम लेने वाले हैं, 9:15 हो गए, दूसरे लेक्चर का टाइम भी हो गया है। यस सर, पब्लिक कमेंट्स बंद कर दो, डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कर दो सर। रिप्लाई प्राइवेटली, राइट, आपको डाउट्स है तो आप पूछो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी लोगों के डाउट्स आप देखते रहेंगे तो सीखेंगे कब? सीखेंगे कब? बिकॉज जब मैं किसी डाउट का आंसर भी देता हूं तो वो क्वेश्चन भी सबको बताता हूं। यस, चलो, इज इट सोपा? चलो, तो आ रहा है बच्चों अच्छे से। तो अभी आगे जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद। हाइब्रिडाइजेशन के बाद याद रखो बच्चों, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन के बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो बताइए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। बच्चों, सिग्मा बॉन्ड कब कब फॉर्म होता है? जब किसी ऑर्बिटल में लीनियर या एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। फॉर्म्ड ड्यू टू, लिखिए, फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और आपके लिए एक खुशखबर ये है कि जिन लोगों को 400 प्लस मार्क्स है उन लोगों के लिए अलग टेस्ट होंगे, एक्स्ट्रा टेस्ट होंगे। और जिन लोगों को 400 से कम मार्क्स है उन लोगों के लिए नॉर्मल टेस्ट के साथ साथ कुछ बेसिक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों का भी स्कोर इंप्रूव हो जाए। बिकॉज हमारे लिए 400 प्लस वाले बच्चे जितने इंपॉर्टेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट बाकी भी लोग हैं जिनके केमिस्ट्री में स्कोर पुअर है। केमिस्ट्री में अगर आपके स्कोर्स पुअर है, सो वी प्रॉमिस यू कि आपके स्कोर्स बढ़ाना हमारा काम है। राइट, वी टेक द ओनरशिप ऑफ दैट थिंग। हाँ, ये चैप्टर एनसीईआरटी में जो है, ये चैप्टर एनसीईआरटी में जो है बच्चों, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है। लेकिन एनसीईआरटी में जो पार्ट आपको मिलेगा उससे बहुत 10 गुना ज्यादा मैं लेक्चर में सिखाने वाला हूं। तो उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो मिलते हैं वो भी पढ़ना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। राइट, फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, यानी कोई भी ऑर्बिटल जब एक्सियल ओवरलैपिंग करता है तो वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। ये एक एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा है, इसलिए इसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। ये एक एक्सिस पे ओवरलैप हो रहे हैं, इसीलिए इसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। और एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड, जिसे डिनोट करते हैं आप इस साइन से। देन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कब बनता है बच्चों? जब पहले किसी ऑर्बिटल का, राइट, पहले किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक बॉन्ड, ओ माय गॉड, हाँ, एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। एक बॉन्ड कैसा बना है बच्चों? ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बना हुआ है। राइट,
अब ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे ओवरलैपिंग से बना है, तो पहले बनाता है सिग्मा, पहले बनाता है सिग्मा, देन उसके बाद स्पेस में एक बार सिग्मा बन गया तो ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। अब सेकेंडरी ओवरलैपिंग जब वो करेगा तो वो पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, स्पेस में एक दूसरे के करीब आएगा तो वो बनाएगा पाई बॉन्ड। और जब दूसरा ओवरलैपिंग स्पेस में ही होगा, इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे स्पेस में, इसे कहते हैं पैरेलल और लैटरल ओवरलैपिंग। पैरेलल or lateral overlapping which leads to formation of pi bond। pi bond तो जब जब बच्चों कोई कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो उस डबल बॉन्ड के अंदर एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। और जब कोई कार्बन किसी के भी साथ, कार्बन नाइट्रोजन किसी के भी साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है बच्चों, तो ट्रिपल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स। देखो ट्रिपल बॉन्ड में पहला जो बॉन्ड बना वो कौन था? सिग्मा, बाद में पैरेलल ओवरलैपिंग से बना पाई, और बाद में और एक पैरेलल ओवरलैपिंग हो गई तो बना पाई। यानी ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा दो पाई, और डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा एक पाई। समझ रहे हो? इज इट सोपा? और लास्ट के 2 मिनट आपके मैं लेना चाहता हूं, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं और उस एग्जाम्पल में आपको ढूंढना है कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है और नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? जस्ट राइट डाउन द एग्जांपल्स फास्ट। हाँ, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन्स एंड नंबर ऑफ sigma and pi bonds in the given compound. Just take the molecule CH3 CH double bond CH2, number 2 CH3 CH double bond CH single bond CH3, number 3 CH3 CHO, number 4 CH3 CH2 COOH। आपको हर कार्बन का मेंशन करना है बेटा, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और उस मॉलिक्यूल में जितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है उनको मेंशन करना है। और इसके अगला लेक्चर तुरंत इसके बाद है बेटा। सर आ गए हैं ऑलरेडी, बहुत गुस्से से देख रहे हैं मेरी तरफ, राइट, कि सर मेरा टाइम ले रहे हैं। बस आप फटाफट एग्जाम्पल तो ले लो यार। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, एक्रोलीन नाम है इसका, CH3CN एसीटोनाइट्राइल नाम है बच्चों इसका। इसको लिख लेना है फटाफट जल्दी, राइट। हाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, क्रोटोनाल्डिहाइड नाम है इसका। CH3 टेकन 2 टाइम्स COH, सबका हाइब्रिडाइजेशन टेकन 3 टाइम्स कर दो। देन ये है बेंजीन रिंग, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड बताओ। टूलिन, स्टाइरिन, हाँ, मैं कॉमन नेम इसलिए दे रहा हूं कि आपको ढूंढना है उसको, वही तो है। रिपीट करने का क्या मतलब होता है? हाँ, वही तो है। यस, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तुरंत बता रहे हैं कुछ लोग, अच्छा लग रहा है मुझे। सिनेमिक एसिड ढूंढो। अगर आपको ये नाम पता नहीं है तो पहले ये नाम ढूंढो, इनके स्ट्रक्चर ढूंढो। और स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए गूगल मत करना, आपके नोटबुक में, आपके बुक में, आपके रेफरेंस बुक में ढूंढो कि इनके स्ट्रक्चर कहां पर है, राइट। और इसका स्टडी मटेरियल आपको जल्द से जल्द हार्ड कॉपी में प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। हार्ड कॉपी में ये स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा इस चैप्टर के रिलेटेड जितना भी पार्ट आगे आने वाला है।
यस, इसके बाद मैलिक एसिड, उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड, उसके बाद बच्चों ऑक्सैलिक एसिड, वाह क्या नाम है, ऑक्सैलिक एसिड, थैलिक एसिड, नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल लो या बीटा नेफ्थॉल लो, यस, टेट्रासाइनोइथीन। हाँ, जितने आते हैं आपको, और होमवर्क आज के आज कंप्लीट करना है। जैसे आपका होमवर्क कंप्लीट होता है उसका फोटो निकालो और ग्रुप पे डाल दो। 18 एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट, स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं साइड में हो जाता हूं। हो गया क्या? वाह, गुड, ओके। तो बच्चों थैंक यू व्हेरी मच. स्पीडने काम करतो त्याच्यामुळे माझ्यासोबत माझ्या स्पीडला मॅच करा, कारण ह्या सोप्या गोष्टी आहेत, इजी चीज़ें है तो फास्ट लेना है और बाकी चीज़ों को हम धीरे धीरे लेंगे, राइट। उड़ान आपके बैच का नाम ही है, उड़ान नॉमेनक्लेचर। चलो, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। ऑर्गेनिक के सेशन का एंड हो गया है। अगला सेशन आई वेलकम डॉक्टर प्रवीण महाजन सर। ओके, सो जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। थैंक यू। हाँ, आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 1 मिनट का, पानी वानी पीना है तो पी सकते हैं।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सब लोगों को गुड मॉर्निंग। हाँ, आज की मॉर्निंग बहुत अच्छी मॉर्निंग।